Good morning, students. Today we will study about fundamental rights in this particular part of the chapter. In previous parts, we have already discussed about the meaning of constitution, importance of constitution, how constitution was drafted. We also read about the preamble. Then we discussed the then we discussed about the features of constitution, which were federalism, then parliamentary form of government, then separation of power, and then universal adult franchising. So today we will discuss about fundamental rights. So the very first thing which you should know or noted down, that fundamental rights were taken from USA. Okay, I guess in the first video itself I told you all that Indian constitution was made after reading the constitution of almost 60 countries. After that we made our own constitution. ठीक है, तो हमने क्या किया, जो जितने भी हमने 60 कंट्रीज़ या जितने भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, उनमें से जो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमने क्या करी हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली हैं. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए, वो हमने लिए हैं कहाँ से, अमेरिका से. अब देखो फंडामेंटल राइट्स है क्या. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हर किसी को दिए जाते हैं, ठीक है ना. हर इंडियन सिटीजन का राइट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन. फ़र्क नहीं पड़ता वो किस कास्ट का है, फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रिलीजन से है, किस सेक्स का है. फंडामेंटल राइट दैट मीन्स ये किसके लिए हैं, ये सारे के सारे सिटीजन्स के लिए हैं. ये देखिए इधर पे लिखा हुआ है, ठीक है ना. इंडियन सिटीजन्स को मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन, ठीक है ना. और टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है. और इसके अलावा एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स. दैट मीन्स इनमें हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. ऐसा नहीं है कि फॉर सपोज करो मैंने कहा एक जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, और उसमें जो आता है वो क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, मैं उसको सीमा में रहकर इस्तेमाल करूँगी. तो दैट्स वाई इट इज़ सेड कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, उनमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. क्लियर हो गया ये सारा का सारा. तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है. अब एक चीज़ और जो आपकी बुक में नहीं दी गई है, ये इतना डीप में नहीं दिया गया है, वो ये कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बोला था आपके क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल्स होती हैं, चैप्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है ना. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से आर्टिकल से कहाँ तक हैं, ये आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और ये आते हैं आर्टिकल 32 तक, ठीक है. क्लियर हो गया. 12 और 13 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनका थोड़ा सा इंट्रो देकर रखा हुआ है. जो राइट टू इक्वलिटी, अब हमको 6 कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. तो जो पहला फंडामेंटल राइट है वो क्या हो गया हमारा, राइट टू इक्वलिटी. अब ये क्या है, ये ब्रॉड हेडिंग है. अब ये नीचे नीचे एक आध जो इनके नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये उसके नेक्स्ट वो हैं. तो जो राइट टू इक्वलिटी है ये आता है आपका कहाँ से कहाँ तक, 14 से लेकर 18 तक, सॉरी 18 तक, ठीक है ना. कौन से आर्टिकल से लेके, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक. तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या है, मतलब क्या, बराबर होने का अधिकार. तो अगर जितने भी लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं उन सबको क्या है, लॉ के सामने क्या समझा जाएगा, बराबर समझा जाएगा. मैंने ये पहले भी क्लियर किया हुआ है कि चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, लॉ के सामने सारे बराबर हैं. अगर हिंदू ने क्राइम किया उसको भी उतना ही सज़ा मिलेगी जितना कि एक मुस्लिम को मिलेगी, ठीक है. ऐसे ही अगर एक लड़की ने क्राइम किया, एक लड़के ने क्राइम किया है, दोनों को क्या मिलेगा, बराबर सज़ा मिलेगी. क्यों, क्योंकि ये लोग क्या हैं, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ. दूसरा क्या है देखो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर, ठीक है ना. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करना, किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. और क्या होगा इसके अलावा, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब में क्या होगा, बराबर आपको क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा कि आप, सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और सारे पब्लिक प्लेसेस में आपको क्या मिला जाएगा, एक्सेस मिला जाएगा. ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आपकी कास्ट, आप छोटी कास्ट के हैं तो आप इस कुएं पे नहीं जा सकते, या इस तरीके जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब पर क्या होगा, सारे सिटीजन्स का क्या होगा, हक होगा. अब तो जो ये आर्टिकल्स हैं, अब इनको भी अगर मैं स्पेसिफिक करूँ तो जो ये इक्वल बिफोर द लॉ है ये स्पेसिफिकली आता है आर्टिकल 14 में. नो डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये आते हैं आर्टिकल
15 में, ठीक है ना। उसके बाद जो ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, दिस पर्टिकुलर कम्स अंडर आर्टिकल 16, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी बुक में बहुत डीप में नहीं दिया हुआ है, बट ऊपर ऊपर से जो चीज़ें दी हुई वो ये है कि इक्वलिटी का मतलब क्या है। सबसे पहला तो ये सारे के सारे लोग इक्वल होंगे बिफोर द लॉ, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किस किस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस पे जाने की अनुमति होगी सारे सिटीजन्स को। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट, जब आप रोजगार के लिए करते हैं तो सारे लोगों को क्या होगा, इक्वल एक्सेस मिलेगा। अब इसी के बाद इसी में जो कुछ चीज़ें आती हैं जो इसमें नहीं दी हुई हैं, जैसे आर्टिकल 17 में जो आता है वो आता है क्या, अबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी है, जो हम छुआछूत का करते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ क्या करी गई है, अबॉलिश करी गई है, यानी कि खत्म करी गई है आर्टिकल 17 के तहत। और वैसे ही आर्टिकल 18 के तहत क्या किया गया है, आर्टिकल 18 के तहत जितने भी टाइटल्स हुआ करते थे पुराने टाइम पे, जैसे महाराजा हो गया, इस तरीके के टाइटल्स, तो इससे होता क्या था, स्टेटस एक्चुअली आप डिस्क्रिमिनेट करने लगते थे लोगों को, तो इस तरीके के टाइटल्स हटाने की बात की गई थी, ठीक है। वो किस में किया गया था, वो आर्टिकल 18 के तहत किया गया था। आई होप आपको क्लियर है ये, राइट टू इक्वलिटी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अब। नेक्स्ट जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट, वो है क्या, राइट टू फ्रीडम। अब इसका एक चीज़ जानना, अब जो जैसे मैंने कहा था कि जो ये राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो जो ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट, कौन सा वाला, राइट टू फ्रीडम ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये ऐसा राइट है जो कि क्या किया जाता है, जो कि हटाया जा सकता है, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इमरजेंसी भी क्या होती है, 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं आपकी, जैसे इंटरनेशनल इमरजेंसी हो गई, या फिर नेशनल इमरजेंसी होगी, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। तो उस दौरान ये पर्टिकुलर राइट जो है वो क्या किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। कौन से राइट को, राइट टू फ्रीडम को हटाया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, फ्रीडम मतलब आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी, स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कुछ भी से मेरा मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज करना शुरू कर दें, किसी और धर्म के अगेंस्ट कुछ गलत बोलना शुरू कर दें। तो इसीलिए कहा गया है कि दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट वंस, दे हैव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखो, उसके बाद क्या हो सकता है, आप असेंबल कर सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब बिना गन वगैरह लिए या बिना इस तरीके का कि आप क्या हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रामलीला मैदान में क्या करते हैं लोग, स्पेशली जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, इस तरीके का कोई चीज़ होता है, तो वो लोग वहाँ जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या किसी भी एरिया पे आप क्या कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, आप कोई भी एसोसिएशन या यूनियंस बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में होती हैं लेबर यूनियंस वगैरह, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन या यूनियंस बना सकते हैं। आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव करना दैट मीन्स आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये पर्टिकुलर जो राइट टू फ्रीडम है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये 19 से 22 तक आता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने कहा था कि इमरजेंसी के टाइम पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है, सपोज करो ड्यू टू सम रीज़न नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है ना, दो कम्युनिटीज़ के बीच में दंगे हो गए हैं, फॉर सपोज एग्जाम्पल लो एक, ठीक है। और सपोज करो आपका स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार आपको दिया हुआ है अभी भी, तो हो सकता है कि आप क्या करें, इस पर्टिकुलर राइट का गलत इस्तेमाल करें। आप ये बोलें कि नहीं मुझे तो बोलने का अधिकार है, और आप क्या कर रहे हैं, दूसरे जो रिलीजन या दूसरी कम्युनिटी जो है उसके बारे में आप बुरा भला बोल रहे हैं, इससे दंगे भड़क सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी जहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर आपके ये पर्टिकुलर राइट को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब कुछ समय के लिए आपको इसको क्या कर दिया जाएगा, इस पर रोक लगा दी जाएगी, ठीक है ना। उस वक्त अगर आप ये कहें कि नहीं मुझे मेरे पास राइट है कि मुझे असेंबल होना है, पीसफुली मैं असेंबल हो सकता हूँ, लेकिन पता पड़ा आपने इसी के पीछे चलते आपने क्या करवा दिया, दंगे करवा दिए इस तरीके, तो ये पर्टिकुलर जो राइट है ये क्या हो जाता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और है जो बाद में ऐड किया गया है, वो है 21। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, राइट टू फ्रीडम आपका कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, ये है आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, कौन सा वाला, राइट टू फ्रीडम। तो अब इसमें एक जो आर्टिकल आपको याद करना है वो है 21A, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप 6th-7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 21A में आता क्या है, 21A में आता है राइट टू एजुकेशन, जो कि कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था, जो कि लाया गया था 86th अमेंडमेंट से,
ठीक है ना, संविधान में संशोधन किया गया और 86th अमेंडमेंट से इसको लाया गया, जो आपका एक्ट था वो था 2002 का, लेकिन वो फाइनली जाकर इम्प्लीमेंट होगा 2010 में। ठीक है, तो जो ये राइट टू एजुकेशन है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर आर्टिकल आपका क्या कौन सा वाला है, 21A है। ठीक है ना, अब आपको मुझे ये बताना है, जो आपका ये राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है। ठीक है ना, क्या सबको इसमें फ्री एजुकेशन दी जाती है, क्या कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी इसमें फ्री एजुकेशन दी जाती है। ठीक है ना, ये आपको मुझे बताना है। क्लियर हो गया ये सबको। ठीक है ना, एक चीज़ और इसमें है, एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, वो भी इसी का पार्ट हुआ करता था पहले, मतलब हैविंग प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट अर्लियर, बट अभी ये क्या कर दिया गया है, इसको लीगल राइट कर दिया गया है रादर देन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के लिए ये है कि आप जाकर क्या कर सकते हैं, कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। जैसे आपको अगर सपोज करो आपको एजुकेशन नहीं मिल रही और आप उस पर्टिकुलर एज में आते हैं, तो आप कोर्ट में जाके इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। लेकिन जब तक अब तो ये सेम चीज़ अब किस में कन्वर्ट हो गई है, जो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या नहीं रहा, फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये अब आपका एक लीगल अधिकार हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करना। जैसे होता क्या है, कोई भी अगर आपको फोर्स्ड लेबर करवा रहा है, मतलब आप नहीं करना चाहते और आपको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, तो ये यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है। प्रोहिबिट मतलब रोका जाता है, निषेध किया जाता है इस चीज़ को। या 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, ठीक है, उनको ये देखिए यहाँ पे 14 ईयर्स ऑफ एज प्रिवेंट्स चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के तहत 14 साल के से कम उम्र के बच्चों को क्या नहीं करवा सकते, हम किसी भी जगह पर काम पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा क्या है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग का मतलब क्या है, आप ह्यूमंस को क्या नहीं करेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे नहीं। ये चीज़ भी इसमें क्या करी गई है, मतलब शोषण के अगेंस्ट जो भी चीज़ है वो इस आर्टिकल में बोली गई है। और ये कहाँ से कहाँ तक आता है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 23 to 24। क्लियर हो गया ये चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा राइट है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये पर्टिकुलर जो है ये आता है आपका कौन से आर्टिकल में, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 25 to 25 से 28 के बीच में आता है। और इसमें क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको पूरा फ्रीडम है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो, प्रैक्टिस या पूज सकते हैं अपने खुद के चॉइस के, भले से हम उस धर्म के ना हो। क्लियर हो गया ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कौन से आर्टिकल में आता है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो चाहें तो अपने कल्चर को सहोजने के लिए क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस खोल सकती हैं। ठीक है ना, बट उनकी फंडिंग खुद की होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांगने नहीं जाएंगे। तो उनकी खुद की प्राइवेट फंडिंग से वो क्या कर सकते हैं, अपनी माइनॉरिटी के कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कौन से उसमें आता है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 29 to 30। अब जो लास्ट वाला आर्टिकल है, विच इज़ आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब ये जो आता है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 32। ठीक है ना, और यहीं पे हमारे क्या हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं क्या, देखो इधर। ठीक है, रेमेडीज़ का मतलब मैंने आपको ये बोल दिया कि आपके पास अधिकार हैं, लेकिन मगर मैंने कोई एक इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं बनाया उसको देखने के लिए कि हाँ अगर किसी को नहीं मिल रहा है तब उस केस में क्या होगा, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में। मतलब अगर आपको क्या नहीं, किसी भी सिटीजन को अगर क्या नहीं मिल रहे, राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है ना, और वो क्या कर सकता है, इन चीज़ को किसी भी स्टेट में या कहीं पे भी अगर ये हो रहा है, तो दिस वाज द रीज़न कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर राइट को क्या बोला, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस राइट को, इसको, जो कि किस में आता है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच कम्स अंडर आर्टिकल 32, जिसको BR अम्बेडकर ने क्या बोला, ये जो भारतीय संविधान है उसका दिल है। ठीक है, और उसकी आत्मा है। क्योंकि जब तक एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होगा ये देखने के लिए कि जो हमने फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए हैं वो प्रॉपरली दिए भी जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, तो जब तक उसके लिए एक मैकेनिज्म नहीं होगा, इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए BR अम्बेडकर ने इसको क्या बोला, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। एक ये लास्ट चीज़ आप है वो पढ़ लीजिए, डू यू नो, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। कि देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी इनिशियली क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, ये देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, बाद में इसको क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट, ठीक है ना, उसको क्या रख दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक ये क्या रह गया है, अब एक लीगल राइट रह गया है। और ये पर्टिकुलर जो चेंज आया वो कौन से ईयर में आया था,
1979। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।